तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और उसमें लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज दिस एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसी तरह से t इक्वल टू 0 पे हमारा जो एंगल ऑफ रोटेशन है, t इक्वल टू t पे किसी रैंडम टाइम बीच में t पे, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये तीनों अगर हम लोग को पता हो तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का जो इक्वेशन होता है तो k की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी। t के टर्म्स में ये क्या आती है, k इक्वल टू 1/t into ln of r naught minus r infinity upon r t minus r naught। ये होता था इक्वेशन में r t minus r infinity, ये आया था इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको शीट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, उसमें जो डाउट होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ temperature on K. Okay, effect of temperature on rate of reaction, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। तो ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि पर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, हर 10 डिग्री जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसके कारण आपका क्या होता है, रिएक्शन का जो रेट है दैट इंक्रीजेस फ्रॉम 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग, write it as on increasing the temperature, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, ठीक है। और यूजुअली rate of reaction at temperature T plus 10 degree Celsius upon rate of temperature at T, ठीक है। So this is denoted by this factor alpha, और ये जो अल्फा की वैल्यू होती है ये जनरली क्या होती है, 2 से 3 के बीच में होती है, ठीक है। इट कैन बी 2 also 3 also, 3 से भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन जनरली it is between 2 and 3, ठीक है। What it means that if you increase the temperature by 10 degrees Celsius, then the rate of reaction is going to increase to the twice, ठीक है। 2 टाइम्स से लेके 3 टाइम्स तक ये क्या होता है, वेरी कर सकता है। So this was this alpha. So this alpha is known as your temperature coefficient. This is temperature coefficient. Okay. So alpha की definition you can write on increasing the temperature by 10 degrees Celsius. By what, how many times the reaction is increasing? That is our temperature coefficient. That is alpha. Okay. और अनलेस अदरवाइज मेंशन हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 2 मानेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में यूजुअली इट विल बी स्पेसिफाइड अल्फा की वैल्यू, बट इफ इट इज नॉट मेंशन देन वी कैन अज्यूम इट टू बी 2, ठीक है। तो लेट अस से क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिएगा। इफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज r, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमने मान लिया क्या है, r, ठीक है। एंड temperature coefficient is alpha, ठीक है। तो क्वेश्चन है, कैलकुलेट rate of reaction at number 1 T is equal to 45 degree Celsius, number 2 T is equal to 65 degree Celsius। ओके, इसको जल्दी से ट्राई करिए। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 degree Celsius पे rate of reaction is R. So what will be the rate of reaction at temperature 45 degree Celsius and 65 degree Celsius? Is it clear to everyone?
बोलिए। सर मैं वो ऊपर वाला बोल रही थी, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ROR। ठीक है। सर यहाँ टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब अननोन है। टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा दिया हुआ है। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं अभी? हाँ सर। सर आप एक बार ये रिपीट कर सकते हैं? क्या ये डिस्कशन? हाँ सर। हाँ, उसमें हमने क्या बताया कि टेम्परेचर हमारा जब भी हम 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन यूजुअली हमारा 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज होता है। ठीक है, तो उसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं, 2 to 3 टाइम्स जो भी फ्रैक्शन आ रहा है, मतलब जो भी रेशियो आ रहा है हमारा, जिससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है, दैट इज नोन एज आवर टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, उसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। इज इट क्लियर? यस सर।
हो गया ये क्वेश्चन? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए क्या आंसर आया? सर 45 डिग्रीज पे क्या r अल्फा स्क्वायर होगा 45 डिग्री पे r इंटू अल्फा स्क्वायर, करेक्ट। और 65 पे r अल्फा टू द पावर 4। r अल्फा टू द पावर 4, ठीक है, करेक्ट। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा जो है ये T इक्वल टू 35 पे जो होगा अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, दिस विल बी अल्फा। ठीक है, तो अल्फा हम लोग को ये पता है R 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 35 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा एट 35 डिग्री सेल्सियस, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू R अल्फा। ठीक है, similarly at 45 degree Celsius upon rate at 35 degree Celsius, this again can be written as alpha. Similarly at 45 degree Celsius हमारा rate of reaction क्या हो जाएगा R into alpha square. Is it clear to everyone? सिंपल है ना, बोलो। यस सर। बाकी लोगों को क्लियर नहीं है क्या? हेलो, यस सर। सब सबका आंसर आया है इस तरह से? यस सर हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर डेल्टा टी बाई 10। डेल्टा टी बाई 10, करेक्ट। ठीक है, क्लियर है सबको? अविंशु ने जो बोला वो पॉइंट क्लियर है? देखो हम लोग यस सर। हर एक केस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से जनरल स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा टी अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा टू द पावर डेल्टा टी बाई 10। क्लियर है? इसका जल्दी से सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, जो करना है जल्दी करो। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। तो अब ये चीज हम लोग देखते हैं कि व्हाई दिस हैपेंस। ठीक है, ऐसा होता क्यों है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग ये कर्व देखे होंगे गैसेस स्टेट में। तो कुछ इस तरह से आपको क्या होता है, एक कर्व होता है। ठीक है, इसको गॉसियन कर्व बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे वाई एक्सिस में क्या है आपका, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आपकी क्या है, एनर्जी है। ठीक है, ये इक्वेशन, ये ग्राफ याद है सबको? कहाँ पे पढ़ा था ये ग्राफ आप लोगों ने 11th क्लास 11th में, बताइए।
सर ये मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। कौन से चैप्टर में पढ़ा था आपने? सर स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये हमारा वैसे ही इक्वेशन आता है, ठीक है। तो ये वाला पर्टिकुलर एनर्जी की जो वैल्यू है, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज्यादा आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है, जिस पर्टिकुलर एनर्जी को जो एनर्जी की वैल्यू होती है, दैट इज फॉर मोस्ट नंबर ऑफ एटम्स या फिर मोस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल। तो ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज ER, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। सबसे ज्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस पर्टिकुलर एनर्जी को अटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ER। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलो। यस सर। ये हमने कर्व ड्रॉ किया है टेम्परेचर T1, और हर एक रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए होता है? एक थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो लेटेस्ट से ये आपकी क्या है? एनर्जी की थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू है, ठीक है। दैट इज योर ET। ET हम लोग क्या बोलेंगे? ET इज योर थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो जितने भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी इस थ्रेशोल्ड के ऊपर है, ठीक है, these will be the portion of the whole sample that will be reacting in the equation। समझ में आ रहा है? मतलब आपका अगर रेटर से ये रिएक्शन हो रहा है, A2 plus B2 gives AB, ठीक है, तो सिर्फ वही सैंपल हमारे, वही A2 के मॉलिक्यूल्स और B2 के मॉलिक्यूल्स हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी एनर्जी क्या है? जिनकी एनर्जी की वैल्यू थ्रेशोल्ड के ऊपर है। समझ में आ रहा है सबको? हेलो? यस सर। हाँ, बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या? हेलो? अरे सर। आ रहा है ना? सबको आ रहा है पक्का? हाँ सर। ओके। अविंशु को शायद नहीं आ रहा है। अविंशु आप बोल नहीं रहे कुछ? हाँ अविंशु? यस। हाँ समझ आ रहा है ना? हाँ। ओके। तो ये हमने दूसरा कर्व ड्रॉ किया। दिस इज एट टेम्परेचर, सम टेम्परेचर ग्रेटर देन T, ठीक है। ये जो टेम्परेचर है दैट इज एट टेम्परेचर T2 एंड दिस T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो हमारा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है? आगे की तरफ शिफ्ट होता है, थोड़ा और ज्यादा क्या होता है? फ्लैट होता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो थ्रेशोल्ड के ऊपर हमारे जितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये जो आपका थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इसके ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल्स है, किस कलर से करें उसको? चलो रेड कलर से करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हुआ? अब इंक्रीज हो गया। अब ये रेड कलर से हमने जो डिनोट किया है, नाउ दीज आर सम एक्स्ट्रा गैस मॉलिक्यूल्स दैट आर एबल टू क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड। समझ में आ रहा है सबको? बोलो। यस सो दिस इज द रिएक्शन। ये जो रेड वाला हमारा, तो ये जो रेड वाला हमारा पोर्शन है, दिस इज द एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स दैट इज एडेड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर हु आर एबल टू क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड, ठीक है। So this is the reason why if we increase the temperature then the rate of reaction increases। क्योंकि अब सेम टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या हुआ है? more number of gas particles are having their energies greater than this threshold value। Is it clear to everyone? नो सर। No sir। किसने बोला no sir? सर लास्ट लाइन को रिपीट कीजिए। देखो हमने क्या बोला? टेम्परेचर हमने जैसे इंक्रीज किया, ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू हमने क्या की? T1 से बढ़ा दी, तो उसके कारण क्या हुआ? ये हमारा कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब सेम थ्रेशोल्ड वैल्यू है हमारी, इसके ऊपर क्या है? ज्यादा गैस पार्टिकल्स हैं which are above this threshold। समझ में आ रहा है सबको? हाँ तो इसीलिए सर। क्या हुआ? हाँ बोलो। सर एक डाउट है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वो जो होता है मतलब ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, तो यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है। नहीं नहीं, इंक्रीज हो रहा है। देखो मैक्सिमम एनर्जी पहले क्या था? ER जो आपने डिनोट किया कर्व में, ठीक है। और अभी ओके जो ओके यहाँ। अभी जो मैक्सिमम एनर्जी है दैट इज दिस वन, ER2 उसको कह लो, ठीक है। हाँ सर।
हाँ ठीक है, और फिर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों कम हो रहा है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इसलिए कम हो रहा है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम रहने हैं हमारे कंपाउंड में, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से ऐसा तो हुआ नहीं कि बाहर से नए मॉलिक्यूल्स आ गए, तो ओवरऑल कर्व का एरिया जो है दैट विल बी सेम, ठीक है। ओके, हाँ हाँ। लेकिन अब कर्व का पीक कम हो गया है तो क्या हुआ, एरिया आगे बढ़ गया, फ्लैट हो गया, ठीक है। ओके सर। तो दिस इज द रीजन। तो इसी के कारण से क्या हो रहा है, ये आपका कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स इधर आ रहे हैं जो दैट आर अबव द थ्रेशोल्ड वैल्यू, और इसीलिए आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। फिर हम लोग आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज योर इफेक्टिव कॉलिजन थ्योरी। ठीक है, तो ये इफेक्टिव कॉलिजन थ्योरी क्या होती है, ठीक है। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसके अंदर दो पैरामीटर्स हमारे क्या होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि कोई कॉलिजन हमारा इफेक्टिव होगा कि नहीं। इफेक्टिव मतलब उस कॉलिजन से कुछ प्रोडक्ट हमारा बनेगा कि नहीं, ठीक है। कॉलिजन तो बहुत सारे हो रहे हैं, इन फैक्ट इन वन सेकेंड अप्रोक्सीमेटली जो टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स होते हैं गैस पार्टिकल्स के बीच, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स, ठीक है, इसका कुछ एक डेटा होता है, एक मिनट देखने दो मेरे को। इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, इफेक्टिव इन 1 सेकेंड नंबर, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 7 के इक्वल होता है, ठीक है। तो if all of these collisions are effective, ठीक है, if each and every of this collision is effective, then what should happen, within fraction of a second our reaction should get completed. You are able to understand or not? ठीक है, अगर एक सेकंड में 10 to the power 7 molecules are colliding with each other, and if each of these collisions are effective collisions, मतलब आपको collision क्या हो रहा है, उससे कुछ ना कुछ product बन रहा है, then the reaction should get completed within fraction of seconds. Is it not? यस सर। बट वी सी कि रिएक्शन में क्या होता है, कुछ फाइनाइट टाइम लगता है, इन सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, ठीक है, कुछ फाइनाइट टाइम लगता है। सो दिस गोज टू शो दैट नॉट ऑल कोलिजन्स, नॉट ऑल ऑफ दिस 10 to the power 7 collisions आर इफेक्टिव। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? सर आपने जो बोला है 10 to the power 7 collisions, ये कैसे मेजर किया है? ये पता नहीं, ये साइंटिफिक डेटा है, इसीलिए हमने एज इट इज मतलब डेटा आपको बताया, ठीक है। सो मतलब ये एक्सपेरिमेंटल है? हाँ, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ओके, तो फिर यहाँ पे दो पैरामीटर्स आता है, ठीक है, फॉर अ collision to be effective, ठीक है। किसी collision को effective होने के लिए क्या होना चाहिए, there are two consideration, ठीक है। सबसे पहले the collision should be able to overcome the energy barrier, ठीक है। so this we just saw कि हमारा क्या होना चाहिए, जो भी collisions हमारे इस threshold value के ऊपर होंगे, ठीक है, that will be effective collision, और उससे आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है सबको? बोलो बोलो। हाँ सर। सर फिर से थोड़ा बोलेंगे? हाँ, हमने अभी जो थ्रेशोल्ड वाली बात बताई ना, सो दैट ओनली कि सारे कोलिजन आपके क्या है, इफेक्टिव नहीं है, बस वही कोलिजन जिनकी एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी के ऊपर है, ओनली दैट विल लीड टू अ इफेक्टिव कोलिजन। इज इट क्लियर अविंशु? Sir, but why not all the 10 to the power 7 molecules have same threshold energy? वो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोगों ने देखा ना, ये जो कर्व है इससे आता है, ठीक है। अच्छा ठीक। नॉट ऑल आर आइडेंटिकल, उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। So this was the first consideration, energy barrier. Second consideration is orientation barrier. Okay. What is this orientation barrier? The collision that is going to happen, उनका orientation proper होना चाहिए molecule के लिए, for the formation of molecule, ठीक है। So orientation should be proper
for formation of molecule. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है हम लोग इसको देखते हैं. जैसे लेट अस से सेम रिएक्शन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, AA plus BB gives AB. तो लेट अस से दिस इज योर AA molecule, this is AA, ठीक है, and this is your BB, ठीक है. लेट अस से दे हैव सफिशिएंट एनर्जी. तो इनका कोलिजन्स अगर ऐसे हुआ, ठीक है, AA molecule BB molecule both are coming closer to each other, और उसके बाद इसका कोलिजन हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहे हैं AA और BB का, और A और B के बीच क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, ठीक है. देन इट विल बी अ इफेक्टिव कोलिजन, और यहाँ पे क्या होगा आपका AB molecule और यहाँ पे एक दूसरा AB molecule बन जाएगा. इज इट क्लियर? Yes. अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इनका ओरिएंटेशन क्या हो. नाउ दिस इज एबल टू क्रॉस दिस आवर ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है, ओरिएंटेशन बैरियर को ये क्रॉस कर पा रहा है. नाउ लेट अस कंसीडर अनदर केस. वहां पे क्या हो रहा है आपका, दिस इज योर AA and this is your BB, ठीक है, and let us say this is going in this direction and this is coming towards this direction, ठीक है. So this collision will not be effective, although उनके पास जो energy है that might be above this threshold value, but because the directions are their orientation are not proper, तो यहाँ पे क्या होगा, collision हमारा effective नहीं होगा. Is it clear to everyone? समझ आ रहा है सबको? हेलो, Yes, sir. यहाँ पे इनका ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन इज नॉट प्रॉपर, तो यहाँ पे आपका कोलिजन क्या हुआ, इफेक्टिव नहीं हुआ, ठीक है. जैसे यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, आई विल गिव अनदर एग्जांपल, उससे और ज्यादा क्लियर होगा. सर वो एनर्जी बैरियर वाला थोड़ा ग्राफ से फिर से समझाएंगे? ये ग्राफ हाँ मतलब एनर्जी बैरियर का जो मतलब फैक्टर है. एनर्जी बैरियर का जो फैक्टर है, देखो हर एक रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है. उस थ्रेशोल्ड के ऊपर जितने गैस पार्टिकल्स हैं, only they will contribute to this only their collision can be effective, ठीक है. समझ में आ रहा है? अच्छा या मतलब वही एनर्जी बैरियर, ठीक है. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आगे बढ़े. ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सब लोग. क्लियर है? आगे बढ़े. ओके, चलो ये देखो, लेट अस से आपका रिएक्शन हो रहा है A plus AB gives A2 plus B, ठीक है. तो ये लेट अस से आपका A मॉलिक्यूल है, और दिस इज योर A and this is your AB, ठीक है. Both are coming towards each other. Now let us consider another configuration. This is A, and let us say this is your AB, ठीक है. So which of these two collisions will be effective? Which of these two collisions will lead to formation of these products? मतलब कौन से इनके ओरिएंटेशन बैरियर को हमारे ओवरकम कर पा रहे हैं, ठीक है, बताइए इसको. फर्स्ट वाला. फर्स्ट वाला सबको समझ में आ रहा है, फर्स्ट वाला क्यों ओवरकम कर पा रहा है? हाँ, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अल्टीमेटली क्या बनना है, प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है AB, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है, A2, ठीक है. तो अगर A और A का कोलिजन हो तो AA आराम से बन सकता है, ठीक है, लेकिन A और B का कोलिजन हो तो फिर AB बन जाएगा प्लस A, तो वो हमारा कोलिजन क्या होगा, उसका मतलब ये दिस ओरिएंटेशन इज नॉट प्रॉपर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. Yes, sir. So this is having proper orientation
and this is not having proper orientation. Okay. Okay. So these two factors are what is going to define which of our collisions will be effective and which of the collisions will not be effective. ठीक है? Okay. तो ये था आपका effective collision theory. Now there is another concept regarding this. वो आता है आपका activation energy का concept. Concept of activation energy. Okay. So what is this activation energy? Activation energy is the extra energy needed. Activation energy is the extra energy needed to make the molecule active. ठीक है? इस मॉलिक्यूल को एक्टिव बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपको लगेगी, दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी. व्हाट इज मीन बाय द स्टेटमेंट टू मेक द मॉलिक्यूल एक्टिव? ठीक है, तो इसको फिर हम लोग वो ग्राफ से समझते हैं. Let us say this is the curve. ठीक है, now this represents the fraction of molecules and this is, let us say, the threshold. ये आपका क्या हो गया? This is one second. This is your ET. ठीक है, और there is another thing that is called as E average. ठीक है, E average आपका क्या है? That is the average energy of the reactants. ठीक है, तो ER हम लोगों ने लिखा था, that was the most probable, मतलब most of the fractions of our molecules are having that particular energy. This was your ER. ठीक है, now EAV is the average energy of all the molecules. Now this will be somewhere close to this, maybe this might be the value. सबको समझ में आ रहा है? E average is the average value. ठीक है, सारे का आप इंटीग्रेशन करो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो दिस विल बी द एवरेज एनर्जी. लेट अस से इट इज कमिंग आउट टू बी दिस वन. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हेलो हेलो बोलो. यस सर. Yes, sir. ओके, रिया आपको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है. ओके, तो ये हमारा ई एवरेज है और ये हमारा क्या है? ईटी. तो एवरेज मॉलिक्यूल हमारा क्या है? आप ग्राफ से देख सकते हैं, ये हमने केस ऐसा लिया है. इसमें आपका जो एवरेज एनर्जी है दैट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी. Is it clear to everyone? As everyone can understand, यहाँ पे ET की वैल्यू है that is greater than the E average. ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम के पास अभी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि हमारा रिएक्शन हो पाए. ठीक है, क्योंकि थ्रेशोल्ड के ऊपर काफी कम मॉलिक्यूल्स हैं. एवरेज मॉलिक्यूल जो है हमारे सैंपल का, दैट इज नॉट एबल टू क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड. एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? बोलो बोलो. यस सर. So that is why we have to give some extra energy so that this average molecule can come beyond this threshold, and that extra energy is your activation energy. समझ में आया सबको? So this activation energy is nothing but mathematically threshold energy minus average energy. Okay, everyone can understand this? यस सर. So this is the concept of your activation energy. ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं.
ओके चलो ठीक है, हम लोग फिर Sir, आगे, हाँ बोलिए। sir, is this like the average energy of the molecules of the reactants is always less than the threshold energy? नहीं, अगर नहीं, if it is greater than threshold energy, then normally the reaction can take place. We don't require any activation energy in that case. You're able Oh, to understand? then we are taking a case where we need activation energy. Yes, yes, yes. अच्छा, okay. Sir. Okay. Now there are some graphs related to activation energy. Okay. So what I am going to draw now, this is known as energy profile diagram. Energy profile diagram. ठीक है, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में क्या होता है अपने पास, यहाँ पे हम लोग एनर्जी या फिर कहीं कहीं पोटेंशियल एनर्जी लिखा होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं. दिस इज अगेन योर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस योर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है. रिएक्शन कोऑर्डिनेट मींस रिएक्शन एज द रिएक्शन इज प्रोग्रेसिंग, ठीक है. तो इनिशियली इस कर्व में हमारे पास क्या होता है, सिर्फ रिएक्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज रिएक्शन हैज नॉट स्टार्टेड टू प्रोग्रेस येट. तो यहाँ पे व्हाट वी हैव हियर इज रिएक्टेंट्स, ठीक है, और फिर फाइनली अपने को जो मिलता है दैट इज योर प्रोडक्ट वंस द रिएक्शन इज 100% कंप्लीट, ठीक है. तो ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से होता है. दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है, और बीच में जो ये पीक आता है, दिस पीक रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन स्टेट. आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा ये सब चीज, क्लास 11th में पढ़ा है. Yes, sir. Yes, sir. Similarly, now this is one case I have taken where our energy of product is less than the energy of reactant, ठीक है. Similarly, one case we can take where the energy of products is greater than the energy of reactant, ठीक है. So this is your reactants, this is the product, ठीक है. Again this is your transition state, ठीक है. Everyone is able to understand this? सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है. ऑडियो नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को भी नहीं आ रहा है या सिर्फ आपको नहीं आ रहा है? आ रहा है. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं this particular value, let us say this is ER. ER means energy of reactant, ठीक है. This particular value let us call it as EP, that is the energy of product, and this let us call this as ETS, that is the energy of transition state, ठीक है. तो reactant को transition state तक पहुंचाने के लिए जो energy चाहिए अपने को, that is only your activation energy, ठीक है. So this is what you are having right now, and in order to complete the reaction at least this much energy is what you need, okay. So that is why in this case your activation energy for forward reaction, okay, for reactant to product side. Now let us assume that the reaction is reversible, okay. सर आपका वॉइस कट गया था, थोड़ा बोल सकते हैं फिर से? हाँ सर आपको वॉइस कट गया. Okay, one second. So let us say this is a reversible reaction. So we have both forward components and we have backward component. Okay. So activation energy for forward reaction, this is EAF. That will be
what is the amount of energy that you are going to give to this reactant so that it is able to cross this threshold of this transition state. Everyone is able to understand this? Hello? Yes, sir. So this is this difference between ETS and EP. This is your activation energy for forward reaction. Okay. Similarly, in this case also you can see this is what is going to be your activation energy for forward reaction. Okay. Here also EAF will be ETS minus ER. Okay. Okay. Now what about backward reaction? For backward reaction, if you see from this direction, let us say from product you are going to reactant side. So let us say the reaction is progressing from this side, opposite. Okay. Reaction आपका product जो है, that is your initial reactant, and that is how you are going. And इस case में जो आपने reactant लिया है, that is the final product. Everyone is able to visualize this? बोलो वालको? Yes, sir. हमने रिवर्स रिएक्शन का अब हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, जब प्रोडक्ट सबके पास इनिशियली है और वो रिएक्शन करके क्या कर रहा है, हमारे पास फिर से रिएक्टेंट्स बना रहे हैं. ठीक है, सो इन दिस केस द एक्टिवेशन एनर्जी दैट विल बी रिक्वायर्ड, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट से लेके ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने की जो एनर्जी है. ठीक है, सो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन विल बी ETS minus EP. Everyone is there with me? Yes, sir. Similarly, for this case also, this will be ETS minus EP. Okay. Okay. There is another term that is called as delta H. Okay. Delta H is your overall heat of reaction. Okay. Overall heat of reaction. Now, what is this delta H? This delta H is nothing but energy of products minus energy of reactants. Okay. So for this case, we can see product is having lower energy than the reactant. So for this case, delta H will be less than 0. Everyone is able to understand this? Hello? Hello? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दो लोगों को समझ में आया. ओके, बाकी लोग? हेलो, सबको क्लियर है ना? क्या हो रहा है? सब ऊपर से जा रहा है? बोलो बोलो वाल को, अगर दिक्कत हो रहा है तो you just clearly tell, I'll explain again. Okay? So backward reaction समझ नहीं आया. Backward Energy, reaction समझ नहीं आया, activation ठीक है? energy. ओके, बैकवर्ड रिएक्शन में आप लेट अस से ये वाला जो केस है उसका बैकवर्ड रिएक्शन ये ऐसा कुछ होगा. ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, हायर एनर्जी से चीज ऊपर जा रही है और फिर लोअर एनर्जी पे जा रही है. ये चीज समझ में आ रहा है हमेशा? Yes, sir. अगर इसी का बैकवर्ड रिएक्शन देखो तो क्या होगा, लोअर एनर्जी से चीज जाएगी और हायर एनर्जी पे पहुंचेगी. ठीक है, सो दैट इज समथिंग लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन योर सेकंड केस. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, so this is how you are going to get this value. Diagram से आप इसको देख सकते हैं. So this is your EAB. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है, और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी योर EAB. अभी क्लियर है अमीशा? क्या हुआ, डर के बोल रहे हैं आप? नहीं क्लियर है तो बोलो. once again I am ready to tell. नहीं sir, clear है. क्लियर है? ओके. तो हीट ऑफ रिएक्शन आपका जो हुआ डेल्टा H, ओवरऑल हीट ऑफ रिएक्शन, दैट इज इन दिस केस इट इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव बिकॉज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन योर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. Whereas in this case you can see energy of product minus energy of reactant is greater than 0. Product is having higher energy than your reactant. Okay. Now same thing, same delta H can be written in terms of your EAF and EAB. Okay. So delta H
in terms of your EAF and EAB, delta H can be written as delta H, this value delta H is also equal to, delta H is equal to your EAF minus EAB, okay, which is in this case coming out to be less than 0. Similarly, here also you can write it as delta H is EAF minus EAB, and in this case it is coming out to be greater than 0. तो ये चीज आप डायग्राम से देख सकते हैं, ठीक है. ये वाला जो वैल्यू है आपका डेल्टा H इज, ठीक है, दिस इज योर डेल्टा H, ठीक है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंड इन दिस केस दिस इज योर डेल्टा H. तो डेल्टा H कैन बी डिफाइंड इन टू वेज. पहले आप उसको या तो EP माइनस ER लिख सकते हैं, ठीक है, that comes out to be this difference, or in other words you can write it as EAF minus EAB. So EAF is this much and EAB is this much. The difference of them will be, graphically you can understand, this will be the same. ये चीज clear है सबको? Yes sir. So just take a screenshot of this और इसको एक बार अच्छे से समझ लो, and then we'll move further. ओके, आगे बढ़े. बोलो सब लोग यस सर बोलो. Yes sir. क्यों बाकी लोगों को मन नहीं है आगे बढ़ने का? हैं? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. Next is your Arrhenius equation. Okay. Arrhenius equation. Arrhenius equation हमारे किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? So it relates your rate of reaction with the activation energy. ठीक है? तो हमारा rate of reaction होता है that is directly proportional to e to the power minus EA upon RT. ठीक है? या फिर in other words इसको अगर हटा दो proportionality constant को, sorry, proportionality sign को if you want to remove, then constant will come and that will be a e to the power minus EA upon RT. ठीक है? तो ये Arrhenius equation के अलग अलग टर्म्स क्या क्या है? R represents your rate of reaction. Okay. A is known as your Arrhenius constant. Arrhenius constant. EA is your activation energy. Activation energy. R is your gas constant, universal gas constant. Okay. And T is your temperature in Kelvin. Okay. So this is your Arrhenius equation. ये Arrhenius constant का और भी बहुत सारा नाम है. Okay. It is also known as your frequency factor. Frequency factor. Or it is also called as your collision factor. Collision factor. Okay. Or it is also sometimes called as pre-exponential factor. Pre-exponential factor. ठीक है? Why it is called as pre-exponential factor? क्योंकि आगे का जो इसके टर्म है e to the power minus EA by RT, that is an exponential term. ठीक है? So sometimes it is also called as pre-exponential factor. ठीक है? Okay? तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, ये A का क्या सिग्निफिकेंस है हमारा? A का क्या सिग्निफिकेंस है? तो Arrhenius factor, this
accounts for this accounts for number of molecules that are having favorable orientation. Okay. तो ओरिएंटेशन बैरियर को क्या करता है, ये आर्हीनियस फैक्टर अकाउंट में लेता है, ठीक है। और जो एक्टिवेशन एनर्जी टर्म है, दिस अकाउंट्स फॉर द एनर्जी बैरियर, ठीक है। एनर्जी बैरियर को क्या करता है, ये अकाउंट पे लेता है, ठीक है। तो बोथ ऑफ दिस फैक्टर्स कंबाइंड टुगेदर अफेक्ट आवर रेट ऑफ रिएक्शन, and this is the mathematical formula how both of this orientation barrier and activation energy barrier are affecting the rate of reaction, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए सब लोग जल्दी से। उसको फिर से बताइए। किसको? तो वो आर्हेनियस कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस। हाँ, आर्हेनियस कांस्टेंट it accounts for the number of molecules that are having favorable orientation। तो हम लोगों ने दो फैक्टर पढ़ा था ना, एक एनर्जी बैरियर और एक ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है। तो ये हमारा आर्हेनियस फैक्टर जो है ए, दिस अकाउंट्स फॉर ओरिएंटेशन बैरियर, ठीक है। ओरिएंटेशन तो ए की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उससे हम लोग को पता चलेगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर हैविंग फेवरेबल ओरिएंटेशन, मतलब जिनका ओरिएंटेशन बैरियर के ऊपर, मतलब ओरिएंटेशन बैरियर को जो क्रॉस कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन में वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। तो दिस फैक्टर अकाउंट्स फॉर द एनर्जी बैरियर, ठीक है। Okay, is it clear? So quickly take a screenshot of this. Okay. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिर। There are a few important things which you have to understand here. So this Arrhenius equation is not applicable. Yeah. Arrhenius equation is not applicable for nuclear reactions, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस पे हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, नहीं लगा सकते, ठीक है। कि न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है दैट इज 0, ठीक है। दे डोंट नीड एनी एक्टिवेशन एनर्जी टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। वो न्यूक्लियर रिएक्शन दे आर हैविंग, मतलब सफिशिएंट एनर्जी होती है उनके पास, अपने आप से वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे आर्हेनियस इक्वेशन हमारा वैलिड नहीं होता है, ठीक है। ओके, एंड सेकंड इज फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट को हमें पता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे भी हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन उसमें एनर्जी बैरियर ये सब का कुछ पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमारे उस पे रिएक्टेंट के किसी कंपोनेंट पे ये चीज डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिस इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो ये जो हमारा आर्हेनियस इक्वेशन है इससे रिलेटेड बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू a e to the power minus EA upon RT, ठीक है। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर K बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन, वन सेकेंड। तो ये जो हम लोग, अगर रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं K इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर जो भी इसका ऑर्डर है, ठीक है। तो इफ concentration is equal to constant, ठीक है। तो ये हमारा आर्हेनियस इक्वेशन जो है this will get reduced to K is equal to A e to the power minus EA by RT, ठीक है। इनफैक्ट ये जो A होता है that is Arrhenius factor is not for rate of reaction, it is for K। आप लोग इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। पिछले स्लाइड में आ गया, हाँ। यहाँ पे हमने जो किया
यहाँ पे इसको करेक्ट कर लो आप लोग, दिस इज योर के, ठीक है, and I think here only you can mention that rate of reaction equal to K into reactant का concentration to the power reaction concentration to the power order, ठीक है, और if concentration equal to constant, ठीक है, तो ये R को हम लोग K से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, और फिर K is equal to A to the power minus K by R, ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार सर करेक्ट आपने वो के को रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बोला? हाँ, वो इसलिए क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा K इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर होता है, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम लोग कांस्टेंट रख लेंगे तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारे K के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो है आर्हेनियस कांस्टेंट का, उसमें ये हम लोग डायरेक्टली K से रिलेट करते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेट नहीं करते इसको, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको करेक्ट कर लो, K इज इक्वल टू A to the power minus A by RT. K equal to A into the power minus EA by RT, ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम लोग को क्या होता है, बहुत सारे कर्व्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, दोनों साइड आप लोग लॉग ले सकते हैं, log of K is equal to log of A minus EA by RT, ठीक है, फिर either from this equation or from this equation we can draw different curves, ठीक है, तो ये आप लोग का होमवर्क है, अगले क्लास में हम लोग इसी डिस्कशन से शुरू करेंगे, ठीक है, तो ये जो कर्व्स हम दे रहे हैं ये आपको क्या करना है, ड्रॉ करके लाना है, ठीक है, फर्स्ट कर्व इज योर K वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है, सेकंड इज योर ln K वर्सेस 1 by T, next is your log K versus 1 by T, okay, fourth is your log K versus EA at constant temperature, okay, तो ये चारों ग्राफ आपका क्या हुआ होमवर्क हुआ, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में अभी, ले लिया सब लोगों ने? Yes, sir. फिर हम लोग के पास एक और इसका मॉडिफिकेशन आता है सेम आर्हेनियस इक्वेशन का, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने लिखा log of K इज इक्वल टू A क्या था log of A minus EA upon RT, ठीक है, तो let us say at temperature T1 at T equal to T1 अगर हमारा K की वैल्यू क्या है, K1 है, ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log K1 is equal to log A plus EA upon RT1, ठीक है, सिमिलरली सेकंड केस ले सकते हैं at T equal to T2 हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, K equal to K2, log of K2 तो log of K2 is equal to log of A minus EA upon RT2, ठीक है, now what you can do, you can subtract both of these equations, ठीक है, let us say this is your equation 1, this is your equation 2, तो 1 minus 2, तो log A minus B क्या होता है, log of A upon B, तो log of K1 upon K2, सॉरी यहाँ पे log मत लो, इसको ln ले लो, ठीक है, तो log में हम लोगों ने नहीं निकाला है, ln में निकाला है, ठीक है, ln ओके, तो ln of K1 upon K2 is equal to
ln a से ln a कट जाएगा, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू माइनस EA अपॉन R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। और अब ln को अगर हम लोग log में कन्वर्ट करें, log ऑफ K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू EA अपॉन R, ठीक है, इंटू 2.303 इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी योर इक्वेशन। दिस आपके जो 90% क्वेश्चंस होंगे आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड, दैट विल बी सॉल्व्ड यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। दो टेम्परेचर की वैल्यूज दे दिया जाएगा और एक K1 का वैल्यू दिया रहेगा और आपको K2 का वैल्यू निकालना है, या फिर इस तरह से कर करके एक्टिवेशन एनर्जी का भी पूछ सकता है, लाइक दिस। सर ये टॉपिक एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है, तो क्या ये मेन से भी remove कर दिया तो उसका मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन पढ़ लो, छोटा सा टॉपिक है, आसान है, पढ़ सकते हैं। गया? हाँ सर आपने EA के आगे नेगेटिव साइन क्यों नहीं दिया है? एक के आगे निगेटिव, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? एक मिनट, अच्छा हाँ, माइनस होगा यहाँ पे, सही बोल रहे हो आप लोग, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स अगर माइनस को आप पलट दें, ठीक है, क्या होगा, log ऑफ K2 by K1. K2 by K1, ठीक है, इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। ओके, तो दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। और एक और चीज, आप लोगों में से बहुत लोगों ने अभी तक सॉल्व करके भेजा नहीं मेरे को, कब तक भेजोगे? बोलो अल्फो। ठीक है, तो अगला क्लास कब होगा? अगला क्लास फ्राइडे को होगा। फ्राइडे के क्लास तक आप लोग सब लोग अपना शीट करके भेजो मेरे को, ठीक है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट टॉपिक आपका आज का खत्म करके फिर हम लोग क्लास फाइंड अप करेंगे, ठीक है। इसका ले लो जल्दी से, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ओके, बस रिया ने लिया है, बाकी लोगों ने नहीं लिया अभी तक? सर ले लिया। ले लिया। अविंशु? हाँ सर, बोलो तो ले लिया। ओके ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट इज योर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है, किस तरह से वो रेट ऑफ रिएक्शन को, हम लोग को पता है कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन क्या करता है उसके इनडायरेक्टली वो रिएक्शन के रेट को हमारे इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन कि वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, हमारे कैटलिस्ट दो तरह के होते हैं। दिस इज आवर कैटलिस्ट। Catalyst can be a positive catalyst, or it can be a negative catalyst. पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। निगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है, ठीक है। तो कैसे करता है, कैसे बढ़ाता है, कैसे कम करता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इट प्रोवाइड्स, तो कैटलिस्ट provides an alternate mechanism for the reaction, thereby reducing the reducing कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैटलिस्ट को हम लोग देख रहे हैं, thereby changing the activation energy,
ठीक है। तो कैटलिस्ट बस क्या काम करता है, एक अल्टरनेट रूट दे देता है हमारे रिएक्शन को, जिससे हमारा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है। ठीक है, जैसे लेटेस्ट से फिर से हम लोग उसी ग्राफ पे जाते हैं वापस। तो अभी हम लोगों ने एनर्जी प्रोफाइल, हम लोगों ने अभी जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा था, ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्या हो रहा था, रिएक्शन हो रहा था, यहाँ से रिएक्टेंट जा रहे थे और यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और ये क्या है हमारा ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो दिस इज विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, लेट अस से इसमें हमने क्या किया, कुछ पॉजिटिव कैटलिस्ट डाला। पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन के रेट को क्या करे, बढ़ा दे। ठीक है, तो पॉजिटिव कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमारा जो रिएक्शन होता है, दैट गोज समथिंग लाइक दिस। दिस इज विद कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट ने किया क्या, हमारा रिएक्टेंट अभी भी वही है। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट अभी भी वही है, बस क्या हुआ, हमारा रिएक्शन का पाथ बदल गया। ठीक है, पहले हमारा ये ट्रांजिशन स्टेट बन रहा था, कैटलिस्ट ने क्या किया, कुछ ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनाया जिससे हमारा क्या हो, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए। ठीक है, जैसे अगर हम लोग येलो कलर से देखें, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट को हम येलो से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, and activation energy with catalyst is this thing. This is your activation energy with catalyst. ठीक है, and this you can write as uncatalyzed. ठीक है, तो रिएक्शन में क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी हमारी कम हो गई। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो इससे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ जाएगा, जैसे k इक्वल टू a e टू द पावर माइनस ea अपॉन RT। तो EA की वैल्यू कम हो गई तो माइनस EA की वैल्यू बढ़ गई, तो e टू द पावर कोई बढ़ा हुआ नंबर इज मोर। ठीक है, मतलब k की वैल्यू हमारी ओवरऑल बढ़ गई। ठीक है, तो दिस इज हाउ द कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग जल्दी से कंक्लूड करते हैं। ये डायग्राम को अच्छे से देखो। ठीक है, अगले पेज में हम इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, और आप लोगों को अगर ये डायग्राम क्लियर है तो आप लोग आराम से उसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, Sir, can you repeat what the last thing you said? Last thing, what I told last thing? Last thing I told that catalyst does not affect the reactant or product. ठीक है, catalyst just provides an alternate mechanism by which the reaction can proceed with a lower activation energy, or if it is a positive catalyst, if it is a negative catalyst, तो वो क्या करता है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन हमारा कम हो जाता है। हमने क्या बोला, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी और के का क्या रिलेशन। ठीक है, लेट अस से एक्टिवेशन एनर्जी को आपने क्या किया, कम कर दिया, कैटलिस्ट ने क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। इसके कारण क्या हुआ, माइनस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गया। ठीक है, और e टू द पावर जो भी है ये बढ़ गया, तो e टू द पावर कोई बढ़ा हुआ नंबर, उससे क्या होगा, हाँ, तो पावर में जब कोई चीज बढ़ गया तो e टू द पावर ये चीज की वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल बढ़ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इससे हमारा k का रेट क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई और उससे क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ गया। इज इट क्लियर ओइशी? ओके, तो नाउ आई एम राइटिंग सम स्टेटमेंट्स, आपको बस बताना है वो ट्रू है कि फॉल्स। ठीक है, ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, catalyst changes the value of delta H
ओके अविंशु आप बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? यस सर। ट्रू है। हाँ। ओके अमीशा आप बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? हेलो अमीशा सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सर दे रहा है। ये ट्रू है कि फॉल्स? या फिर आपको आइडिया नहीं है? सर थोड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ओके। ओइशी आप बताइए। नहीं सर। अच्छा अविंशु ने अपना आंसर चेंज कर दिया। आपका क्या बोल रहे हैं फॉल्स होगा? हाँ। ओके ओइशी आप बताइए। हेलो ओइशी ऑफलाइन चली गई। ओके वैष्णवी आप बताइए। So false. फॉल्स। ओके और कौन बचा है? रिया आप बताइए। सर फॉल्स। अच्छा सबको पूरा कंफर्म है ये फॉल्स होगा? ठीक है Yes, sir. असल में यही करेक्ट आंसर है। दिस विल बी फॉल्स। ठीक है आप कर्व से देख सकते हैं यहाँ पे कर्व पे क्या हो रहा है। डेल्टा एच हमारा क्या होता है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो कैटलिस्ट डालने से या फिर नहीं डालने से दोनों में हमारा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कर्व का इनिशियल पॉइंट सेम है हाँ मतलब। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। ठीक है तो इसीलिए हमारा कैटलिस्ट क्या करता है डेल्टा एच की वैल्यू को चेंज नहीं करता है। बट हम लोग तो ये तो देख रहे थे डेल्टा एच की हम लोग एक और फॉर्मूला लिखे थे दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी को तो इसने कम किया तो फिर डेल्टा एच हमारा इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हु कैन टेल दिस? ठीक है हमने एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरफ से तो समझ में आ रहा है ईपी माइनस ईआर। तो ईपी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है ईआर हमारा क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन ईए और ईए को तो ये चेंज कर रहा है ना एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर रहा है। देन हाउ दिस डेल्टा एच इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड? हु कैन टेल दिस? बोलिए रिया। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हाँ सर डेल्टा हाँ बोलिए। सर मतलब जितना चेंज ये के लिए हो रहा है उतना ही चेंज मतलब ईबी भी कर रहा है जिससे वो मतलब हाँ वेरी गुड। एक्चुअल ये चेंज हमारा मतलब हाँ सबका ये तो हमारा एक्चुअली समझने का पॉइंट है। ठीक है एक्टिवेशन एनर्जी को जितने अमाउंट से फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट हमारा क्या कर रहा है? कम कर रहा है। ठीक है ये जो हमारा अमाउंट है जिसको हमने एक्स से मार्क किया तो दूसरे कलर से मार्क कर रेड कलर से हम इसको मार्क कर रहे हैं। ठीक है तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस कैटलिस्ट। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या हो रहा है? सेम अमाउंट आपका इधर से रिड्यूस हो रहा है। फॉरवर्ड के लिए आपका इनिशियली था ये बड़ा वाला जो था क्या अभी कितना है? इतना है। तो थोड़े अमाउंट से जो रेड कलर से हमने मार्क किया इतने अमाउंट से क्या हुआ? कम हो गया। ठीक है सिमिलरली बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आप देख सकते हैं अगर हम इसको इस तरह से डिनोट करें दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर योर बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ से प्रोडक्ट से लेके दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी अनकैटलाइज्ड फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है अनकैटलाइज्ड। और अभी जो हो रहा है दैट इज योर दिस मच। इसको व्हाइट से कर दो। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विथ कैटलिस्ट। ठीक है तो यू कैन सी बाय द सेम अमाउंट रेड कलर से हम इसको फिर से डिनोट कर रहे हैं बाय द सेम अमाउंट बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी इज आल्सो अफेक्टेड और फॉरवर्ड एनर्जी भी सेम अमाउंट से अफेक्ट हो रहा है। ठीक है तो दैट इज व्हाई ओवरऑल द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है सो ऑल्दो दिस हैज रिड्यूस्ड दिस हैज आल्सो रिड्यूस्ड लेकिन इनका जो ओवरऑल डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. So this is how the catalyst does not change the value of delta H. Okay. Okay. Second statement, if a
reaction is not initiated, can the catalyst change the can the catalyst initiate the reaction? ठीक है, अगर हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो कैटलिस्ट को डालने से क्या रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा? Who will tell? बोलिए। No, ठीक है, catalyst can only change the rate of reaction that is already going. ठीक है, if the reaction is not started, if the reaction has not started yet, then catalyst cannot do anything. ठीक है, catalyst cannot, make a reaction initiate. It cannot start a reaction. It can only change the rate of reaction that is already going on. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. So this was about your effect of temperature. ठीक है, tomorrow is going to be our last topics कुछ बचे हैं इसके. ठीक है, mechanism of reaction हम लोग देखेंगे. ठीक है, and we'll look into simultaneous and parallel reactions. ठीक है, simultaneous and parallel reactions. तो next section जो आपके sheet का था, that is based on this thing only. ठीक है, effect of temperature. उसके साथ आप लोग कंप्लीट करिए एंड फ्राइडे वी विल बी डिस्कसिंग द डाउट्स. ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जिनका असाइनमेंट अभी तक हुआ नहीं है, 2-3 दिन टाइम लेके अच्छे से इसको कंप्लीट करिए. ठीक है, एंड फ्राइडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डाउट्स. ओके, चलो, एनीवन हैज एनी डाउट और समथिंग एनीवन वांट्स टू आस्क? Sir, after chemical kinetics, can you please do electrochemistry? अच्छा, पिछले दिन किसी ने बोला था ऑर्गेनिक करने के लिए. आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके स्कूल में चल रहा है? सर वो खत्म Yes. हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके खत्म हो गया, अभी सरफेस हो रहा है. ओके सर हमारा सरफेस भी खत्म हो गया और इनऑर्गेनिक चल रहा है. ओके. सरफेस केमिस्ट्री तो खैर वो उसका उतना जरूरत नहीं है, मतलब अगर आप खुद से भी पढ़े तो वो समझ में आ जाएगा. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छा खासा टाइम लेगा. ठीक है, तो ओके, विल डिसाइड, हम लोग देखते हैं क्या करेंगे. ठीक है, ओके. और किसी को कुछ डाउट पूछना है? सर आप आज का रिकॉर्डिंग सेंड कर पाएंगे? ठीक है, भेज देंगे. सर मैंने जो आपको भेजा था वो क्या होगा, आज जितना आप सिखाए थे वो क्या साइमल्टेनियस और पैरेलल रिएक्शन? हाँ, उसमें आएगा साइमल्टेनियस और पैरेलल में आएगा. ओके ओके, चलो ठीक है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. Thank you, sir.